and now I have to share whiteboard. I think the whiteboard is visible. Is it visible? uh, अच्छा, नहीं, बोर्ड इज विजिबल बिकॉज आई एम नॉट रिटन एनीथिंग, तो इसकी वजह से वो चीजें नहीं होंगी। और थोड़ा सा उसका जो है हॉरिजेंटल हो गया है, मुझे लगता है कि कल मैंने आपको क्या क्या लिया हुआ था, पॉइंट्स मैंने क्या क्या बताया था, कैन यू टेल मी कि लास्ट में जो मैंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मैंने लिया हुआ था, तो उसमें आप ये देखेंगे। अच्छा, आप नाउ कमान या प्लीज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ, कमान क्रिटिक्स ऑन मिल्टन, राइट क्रिटिक्स ऑन मिल्टन। CRITICS, क्रिटिक्स ऑन मिल्टन। क्रिटिक्स ने क्या कहा है मिल्टन के बारे में, उसको लेकर के हमें बात करनी है। उनमें से एक पॉइंट जो एक पहले क्रिटिक्स हैं, एक वेल नोन क्रिटिक है जिनका नाम है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने कहा है कि एक मिल्टन, उनकी नजर में इन विलियम ब्लेक, जो पहला पॉइंट है, विलियम ब्लेक सेड, विलियम ब्लेक सेड स्पेंसर वाज मिल्टन्स प्रिकर्सर, स्पेंसर वाज मिल्टन्स मिल्टन्स प्रिकर्सर, PRECUSOR। ये बात मैंने पहले भी बताया था कि स्पेंसर का असर मिल्टन की पोइट्री पर देखने को मिलेगा। अगर कभी अगर ये पूछा जाता है कि किस क्रिटिक ने ये कहा था कि विलियम ब्लेक, या किस क्रिटिक ने ये कहा था कि स्पेंसर जो है मिल्टन के प्रिकर्सर हैं, तो रिमेंबर दैट इट वाज सेड बाय हुम, इट वाज सेड बाय विलियम ब्लेक। प्रिकर्सर का मतलब ही पहली बात तो यही होता है जो उनसे पहले आया हुआ है, लेकिन मिल्टन का प्रिकर्सर, तो मिल्टन के प्रिकर्सर का मतलब है कि जो मिल्टन की राइटिंग है, जो मिल्टन का स्टाइल है, मिल्टन की राइटिंग और मिल्टन के स्टाइल में अगर किसी आदमी का असर है, तो वह कौन आदमी है, दैट इज एडमंड स्पेंसर। और इस बात को खुल करके किसने कहा हुआ है, आपका विलियम ब्लेक ने कहा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, टीएस एलियट ने मिल्टन को क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो टीएस एलियट ने खास करके उनकी पोइट्री एलिजी को लेकर के, तो टीएस एलियट क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट, टीएस एलियट, टीएस एलियट सेज, टीएस एलियट ने क्या कहा, टीएस एलियट criticized Milton for the experiment of season and emotion. He criticized Milton. He criticized Milton. For what he criticized Milton? For the experiment of season and emotion. For the experiment of season and emotion. For the experiment of season and emotion.
ये जो है दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना। और अगर कभी आता है कि टीएस इलियट ने मिल्टन की किस पोयम को लेके क्रिटिसाइज किया, तो उनकी जो एलिजी रही है, जिसका क्या नाम था, लिसिडास, लिसिडास को उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से वो नेचर या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और चीजों को लेकर के बात करते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई। दूसरा चीज, एक क्रिटिक है मैकमिलन। You will come to know there is another critic, Macmillan. मैकमिलन क्या कहते हैं? मैकमिलन सेज मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर in which in which the writer's character is very clearly reflected. The writer's character is very clearly reflected. सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैकमिलन कहते हैं, मैकमिलन क्या कहते हैं? मैकमिलन सेज मिल्टन पोइट्री इज अ मिरर, मिल्टन की जो पोइट्री है वह एक मिरर है, जो एक दर्पण है, इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, जिसमें राइटर का जो कैरेक्टर है वह स्पष्ट रूप से नजर आता है। यह चीज मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है नजर आता है, और वह ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कहाँ पर है? इनकी पोइट्री में है। तो मैकमिलन सेज मिल्टन्स पोइट्री इज अ mirror in which the writer's character is very clearly reflected। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन भी दी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था, मिल्टन 1802 आर लंदन करके। तो ये चौथा पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, कई बार ये पूछा जा चुका है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। सेज, उन्होंने क्या कहा है? मिल्टन thou should be living at this hour, should, thou should be living at this hour, hour। ये बात किसने कही है? ये बात जो है, जो कही गई है, इट हैज बीन सेड बाय हुम? इट हैज बीन सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो बात कही है अपने सोनेट में, मैं यहाँ पे सोनेट का सोर्स भी लिख दे रहा हूँ, लंदन, उसको लंदन और मिल्टन 1802, ये सोनेट का नाम है, जिस सोनेट से उन्होंने ये बात ली हुई है। इसलिए मैं इस पे बहुत आपको फोकस कर रहा हूँ या इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इट हैज बीन सेड बाय हुम? मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। उसमें कहते हैं मिल्टन, हमें आपकी जरूरत है, आपको इस समय होना चाहिए था, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह दौर अच्छा नहीं है, और दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ये बात उन्होंने कही है। पीबी शेली ने उनके बारे में क्या कहा है? बी शेली, SHELLEY, पीबी शेली ने क्या कहा है, ये जरूरी है समझना। मिल्टन स्टैंड्स एलोन, मिल्टन स्टैंड्स एलोन
Milton stands alone in the age which he illuminated, ये बड़ी बात है और रियली में ये बात सही भी है कि जिस एज को मिल्टन ने रोशन किया उस एज में मिल्टन के अलावा और कोई नजर भी नहीं आता। मिल्टन स्टैंड्स एलोन, मिल्टन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो बिल्कुल अलग स्टैंड होते हैं। कहाँ पर अलग स्टैंड करते हैं? इन द एज, उस एज में, विच ही इल्यूमिनेटेड, जिसको कि उन्होंने क्या किया है? इल्यूमिनेट किया। विच ही इल्यूमिनेटेड, ILLUMINATED। तो पीबी शेली ने कहा कि मिल्टन स्टैंड्स एलोन, मिल्टन अकेले उसमें आते हैं या खड़े होते हैं उस एज में, विच ही इल्यूमिनेटेड, जिसको उन्होंने क्या किया है? इल्यूमिनेट किया हुआ है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि पीबी शेली सेज कि मिल्टन स्टैंड्स एलोन इन द एज विच ही इल्यूमिनेटेड। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। टेनिशन कहते हैं कि टेनिशन ने कहा है, TENNYSON, टेनिशन सेज, टेनिशन ने क्या कहा है? गॉड गिफ्टेड आर्गन, गॉड गिफ्टेड आर्गन, गॉड गिफ्टेड आर्गन, वॉइस ऑफ इंग्लैंड, वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन, मिल्टन, a name to resound for ages, a name to resound for ages, for ages। सो यू विल कम टू नो कि टेनिशन एक पोएट है। टेनिशन कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड आर्गन, जो मिल्टन है वह गॉड गिफ्टेड है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वॉइस ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड की आवाज है। मिल्टन, अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, एक ऐसा नाम जिसको जो है हर एज में याद रखा जाएगा, हर एज में लिया जाएगा। तो एक कवि दूसरे कवि के लिए, एक आदमी दूसरे आदमी की प्रशंसा में इस तरह की बातें कहता है। तो मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, ये सब बड़े पॉपुलर नेम्स है, बड़ी पॉपुलर चीजें हैं जो उनके बारे में ये बात कही गई है। अच्छा, एक और क्रिटिक है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अर्नोल्ड है, अर्नोल्ड सेज, अर्नोल्ड सेज, अर्नोल्ड का मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस, देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस है, APPEARANCE। देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस, there is always an appearance of effort, EFFORT, of effort in Shakespeare scarcely any, in Shakespeare scarcely any, SCARCLY, scarcely any। सो यू विल कम टू नो कि अर्नोल्ड कहते हैं कि इन मिल्टन, मिल्टन में देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस, कि मिल्टन जो है मतलब एक मिल्टन में उनका एक अक्स नजर आता, मतलब उनकी जो किताबें हैं जो उन्होंने लिखा है
वहां पे मिल्टन की उपस्थिति नजर आती। इन मिल्टन मतलब इन मिल्टन्स वर्क देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। एक प्रयास है जो उनकी खुद की मौजूदगी के रूप में वहां पर है, और वो प्रयास करते हैं कुछ बेहतर करने का। इन शेक्सपियर स्कॉर्सली यानी, लेकिन शेक्सपियर में इस बहुत मुश्किल से इस तरह की चीजें नजर आती हैं। तो ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही हुई है उनके बारे में। दूसरा चीज जो है, जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को जो है पोएट ऑफ सबलाइम कहा है। जॉन, JOHN, जॉन ड्राइडन called मिल्टन मिल्टन पोएट ऑफ सबलाइम, पोएट ऑफ सबलाइम। ये बात किसने कही है? ये बात जो है जॉन ड्राइडन ने कही, पोएट ऑफ सबलाइम उनको लेकर के कही हुई है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जितना भी इसमें बताया गया है, आपको देखिए कुछ चीजें नहीं छोड़नी है। जो बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है, जो बात जो है पीबी शेली ने कही है, जो बात टेनिसन ने कही हुई है, जो अभी जॉन ड्राइडन को लेकर के लिखवाया गया है, या जो है इसके अलावा जो है जो और भी चीजें जो अभी लिखवाई गई हैं, उसमें से जैसे एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, TS एलियट का नाम। तो ये सब चीजें आपको जो है भूलना नहीं है। एक और मैं लिखवा दूं हडसन को, जो हडसन का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये हडसन एक बड़े राइटर है। हडसन सेज, हडसन ने क्या कहा है कि मिल्टन वॉज मिल्टन वॉज therefore मिल्टन वॉज therefore making an experiment, making an experiment, PERIMENT, making an experiment। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने क्या कहा कि हडसन ने मिल्टन वॉज therefore मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कहाँ पर? when he took as the measure of paradise lost, when he took when he took as the measure of paradise lost, as the measure of paradise lost। यू विल कम टू डू के बाद हडसन ने कही, और हडसन ने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट किया। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया? मिल्टन वाज देयरफॉर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने पैराडाइज लास्ट को एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में लिया और उसको लिखने का प्रयास किया, तो इसका मतलब कि वह एक नया प्रयोग कर रहे थे जो कि अभी तक हुआ नहीं था। और मिल्टन ने ये बात कही भी है। मिल्टन ने कहा कहा उन्होंने लिखा है कि अपनी जब पैराडाइज लास्ट आपको मैं बताऊंगा, तो उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ है कि थिंग्स अनअटेम्प्टेड ईदर प्रोज और राइम, जो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको ना तो किसी ने प्रोज में करने का प्रयास किया है, ना ही राइम में करने का प्रयास किया है। तो यू विल गेट दीज थिंग्स की ये बात उन्होंने कही है। और यही सेम बातें जो है कौन कह रहे हैं? हडसन ने कहा इनडायरेक्ट वे में। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉन ड्राइडन ने एक और बात कही हुई है। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि थ्री पोएट्स इन थ्री डिस्टेंट एजेस बॉर्न इन ग्रीस, इटली एंड इंग्लैंड डिड एडॉर्न, इस तरह से करके उन्होंने लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग हियर, जॉन ड्राइडन सेज, क्या उन्होंने कहा है कि थ्री पोएट्स थ्री पोएट्स
in three distant ages. In three distant ages. Distant ages. Born. Born in Greece, Italy, and England. Did adore. In Greece, Italy, and England. Did adore. तो यू विल कम टू नो, एक उनकी पहली लाइन है जो कहते हैं कि तीन पोएट तीन एजेस में डिफरेंट जगह पे, डिस्टेंट एजेस में डिफरेंट प्लेस पे पैदा हुए। उन्होंने एक प्लेस ग्रीस बताया, दूसरा इटली बताया, तीसरे का नाम क्या बताया? इंग्लैंड बताया। डिड एडॉर्न, ADORN। तो ये है उनकी दो दो लाइन और भी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको ये समझना है ये उनसे रिलेटेड उन्होंने बात की हुई है। तो ये लाइन मैंने आपको लिखा हुआ है। एक जो अभी लास्ट की पॉइंट है, अब जो लिखाने जा रहा हूँ, वो रैली एक क्रिटिक है। उन्होंने कहा उनकी स्टाइल को लेके यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। RALEIGH। रैली सेज, रैली क्या कहते हैं? रैली कहते हैं कि ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल्स, STYLES, of all the English styles, Milton is best in title. Milton is best in title to the name of classics. To the name of classics. तो रैली जो है, रैली सेज ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल्स, मिल्टन इज बेस्ट इन टाइटल टू द नेम ऑफ क्लासिक। यू विल गेट कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो उनकी स्टाइल को लेके बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि एपिक में ग्रांड स्टाइल यूज किया जाता है। तो उनकी स्टाइल पर उन्होंने बात किया कि ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल, जितनी भी इंग्लिश में स्टाइल है उसमें मिल्टन की सबसे बेस्ट है इन टाइटल टू द नेम ऑफ क्लासिक, जिसको क्लासिक की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जो क्लासिक स्टाइल की कैटेगरी में आएगी। तो इस तरह की चीजें जो है क्रिटिक्स ने कहा है। मैं क्रिटिक्स ने जितनी भी बातें मिल्टन से रिलेटेड कही है उसको मैंने कवर किया है। एक पोयम मैं आज आपसे और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आई विल कंक्लूड दिस सेशन। तो जिस पोयम को मैं लेना चाहता हूं, उस पोयम का नाम है, जो बहुत उनकी इंपॉर्टेंट पोयम रही है, दैट इज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। तो आपको पहले तो हेडिंग डालना है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मिल्टन। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मिल्टन। उस इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मिल्टन में जो सबसे पहले वर्क्स को हम लोग लेंगे, वह कौन सा वर्क है? दैट इज द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। दिस इज द ओड, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ये जो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको नोट करना है। उसमें से नंबर 1 पॉइंट, यह जो पोयम है वो ओड के शक्ल में आपको पहले टाइटल ही बता रही है, लेकिन द पोयम सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। द पोयम
celebrates the birth of Christ. The birth of Christ. Number one point. The poem celebrates the birth of Christ. दूसरा point. It was composed in 1629 when he was doing graduation. When he was doing graduation. Graduation. तो you will come to know कि the poem किसके बारे में है? जीसस क्रिस्ट के बारे में। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। पोयम को कब कंपोज किया गया? 1629 में कंपोज किया गया, जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे। इसी पोयम को कंपोज करने के बाद ही उनको उनके क्लास फेलो जो थे, दे कॉल्ड हिम व्हाट? दे कॉल्ड हिम लेडी ऑफ क्रिस्ट, जो वही भी कल मैंने डिस्कस किया था आपसे। इस पोयम से रिलेटेड जो तीसरा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, इट वॉज मिल्टन्स मैनिफेस्टो। इट वॉज मिल्टन्स मैनिफेस्टो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो माने होता है इश्तहार, या एक तरह से जो भी, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है तो जब वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, अपना एक एजेंडा की किन मुद्दों पर, किन एजेंडों पर वो बात करना चाहते थे, या मिल्टन ने इसमें अपना बताया कि वो आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं। तो इट वाज मिल्टन्स मैनिफेस्टो। और यह जो मैनिफेस्टो किससे रिलेटेड? मैनिफेस्टो ऑफ प्यूरिटेनिज्म, प्यूरिटेनिज्म which reaches of its apex in Paradise Lost, which reaches of its apex in Paradise Lost। तो यू विल कम टू नो, ये कहा गया कि यह मिल्टन का क्या था? मैनिफेस्टो था। इट वाज मिल्टन्स मैनिफेस्टो, जिसमें मिल्टन ने किसके बारे में बात किया? प्यूरिटेनिज्म के बारे में बात की। इट वाज मिल्टन्स मैनिफेस्टो ऑफ प्यूरिटेनिज्म विच रीचेस ऑफ इट्स अपेक्स, जो अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। और जब वो अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है? पैराडाइज लास्ट में। मतलब रिलीजन का, जीसस क्रिस्ट को लेकर, बाइबिल को लेकर के, या धर्म को लेकर के जो बात उन्होंने इस पोयम से शुरू की, वह अपने क्लाइमैक्स पर कहाँ पे देखने को मिलता है? पैराडाइज लास्ट में। दूसरा चीज की, द पोयम हैज द इम्पैक्ट ऑफ एडमंड स्पेंसर। द पोयम हैज द इम्पैक्ट ऑफ एडमंड स्पेंसर, SPENCER, स्पेशली इट्स पिक्टोरियल इमेज, स्पेशली इट्स पिक्टोरियल इमेज। तो इस पोयम में मिल्टन ने दिखाया है कि कहीं ना कहीं एडमंड स्पेंसर का असर इस पोयम में देखने को मिलता है। जो एलिजाबेथन लिटरेचर था, जो स्टाइल थी लिखने की, वो चीज देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट, द पोयम हैज 8 लाइन्स स्टैंजा। जो पोयम है उसमें 8 लाइन्स स्टैंजा है। द पोयम हैज 8 लाइन्स स्टैंजा closed by an Alexandrine, closed by an Alexandrine, closed by an Alexandrine।
द पोयम हैज 8 लाइन्स स्टैंजा क्लोज्ड बाय एन अलेक्जेंड्राइन। एक और पॉइंट जो इस बारे में पोयम की लास्ट पॉइंट है इस क्लास का भी, इस पोयम का भी, आई थिंक कि सिक्स्थ पॉइंट होना चाहिए। मिल्टन क्रिटिसाइजेस साइजेस CIACS criticizes pagan god uh, in the poem। मिल्टन क्रिटिसाइजेस पेगन गॉड इन द पोयम। तो यह इतना सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जो इस पोयम से रिलेटेड है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि पोयम 1629 ईस्वी में कंपोज किया गया, जब मिल्टन जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे। उस समय मिल्टन की उम्र 21 साल की थी। यह पोयम जो है क्रिसमस के अवसर पर ही लिखा गया। किसके बारे में? जीसस क्रिस्ट के बारे में है। और इसमें जो है मिल्टन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटेनिज्म है वह स्पष्ट रूप से नजर आता है। और जो कहाँ पर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, पैराडाइज लॉस्ट में 1666 में जो किताब आती है। इसके अलावा इस पोयम में एडमंड स्पेंसर का भी असर देखने को मिलता है, या उनका इम्पैक्ट है, खासकर उनका जो पिक्टोरियल स्टाइल थी उसका। पोयम 8 लाइन की स्टैंजा में है। लास्ट वाली लाइन अलेक्जेंड्राइन में क्लोज होती है, मतलब कि वो 6 फीट और 12 सिलेबल में है। इसके अलावा मिल्टन किसको क्रिटिसाइज करते हैं? पेगन गॉड को क्रिटिसाइज करते हैं। तो विदाउट टेकिंग एनी क्वेश्चन, एनी मीन सजेशन, जस्ट आई वांट टू क्लोज दिस सेशन। आई विल मीट यू टुमारो, और मैं बट नॉट इन द मॉर्निंग, बट इन इवनिंग। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें पसंद आएंगी जो भी है। जस्ट एंडिंग द